सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस गोल्ड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स के, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस बुक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के बारे में आज एक्सप्लेन करने वाले हैं और देखेंगे किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम्स के इन देयर डिस्क्रीट ऑर्बिट्स किस तरीके से क्वांटाइज्ड एनर्जी की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और यही फ्रैंक और हर्ट्ज द्वारा दिया गया एक्सपेरिमेंट 1914 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट दिया गया था। ये बोहर मॉडल ऑफ एटम को भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव करता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कुछ कमेंट आए हुए थे, उन कमेंट के बिहाफ पर आपके लिए ये वीडियो आज हम लेके आए हैं, तो अच्छे से इसके नोट्स उतारिए। आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्रैंक और हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जो है ये पब्लिश किया गया था। ठीक है, प्रेजेंटेड इन ए पेपर इन 1914 बाय जेम्स फ्रैंक्स एंड गुस्टाव हर्ट्ज। ठीक है, इनके द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये प्रूव करता है, इट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू क्लियर शो द क्वांटम नेचर ऑफ atoms, that is electrons occupy only discrete and quantized energy states. दिस एक्सपेरिमेंट स्पोर्ट्स बोहर एटॉमिक मॉडल, जो आपको मैंने अभी बताया है ये वही आपको लिख रखा है। ये अच्छे से आपको इस तरीके से ही नोट करना है क्या कि फ्रैंक और हर्ट्ज द्वारा ये एक्सपेरिमेंट दिया गया था 1914 के अंदर, जेम्स फ्रैंक और गुस्टाव हर्ट्ज द्वारा। इट वाज द फर्स्ट एक एक्सपेरिमेंट था जो कि क्लियरली शो करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्वांटाइज एनर्जी की फॉर्म में की स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ऑक्यूपाई करते हैं एक एटम को। दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो स्पोर्ट द बोहर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के लिए देखिए स्टार्ट में इसका एम क्या होगा वो आपको लिखना होगा। एम डाल करके हेडिंग और आप लिख सकते हैं क्या, टू डिमोन्स्ट्रेट द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल in an atom. With the help of this experiment, it was discovered that only a specific amount of kinetic energy of atom would lose as the electrons collide with the mercury atoms. इसमें क्या बताया गया है, देखो इस एक्सपेरिमेंट को शो करने के लिए क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को हम शो करने का काम कर रहे हैं। एम हमारा क्या है कि डिमोन्स्ट्रेट क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। अब यहाँ पर एटम कौन सा लिया हुआ है, यहाँ पर मरकरी का एटम लिया गया है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर किस तरीके का है वो सेटअप एक्सपेरिमेंट सेटअप होगा। चलिए अब वो देख लेते हैं। तो देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको मेटेरियल क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे वो समझते हैं। सबसे पहले मर्करी फील्ड पावर सप्लाई चाहिए आपको, नियॉन फील्ड फ्रैंक हर्ट्ज ट्यूब चाहिए, उसके बाद ओन चाहिए, डीसी एम्पलीफायर और ए कंट्रोल यूनिट फॉर द पावर सप्लाई। अगर सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो देखिए यहाँ पर ये एक तरीके की ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब के यहाँ पर इस तरफ कैथोड की यहाँ पर एक प्लेट लगा रखी है, मेटल प्लेट। इसके बाद यहाँ पर एक मेटल मैश ग्रिड लगा रखी है। ठीक है, यहाँ लगा रखा है ये जो एनोड की तरफ होगा ये होगा कलेक्टिंग प्लेट। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट किया गया है। यहाँ से इसके पास में वोल्टेज प्रोवाइड की जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ये यहाँ पर एक वोल्टेज वेरिएबल सप्लाई होगी, वेरिएबल पावर सप्लाई होगी, जिसको हम बार बार चेंज करते हुए ही तो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये जो है एमीटर लगाया गया है, मीटर में से जो रीडिंग होगी वो शो करेंगे। करंट से हम फिर पता लगाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, उसके हेल्प से हम समझेंगे किस तरीके से क्या क्या इसके अंदर बिहेवियर होगा इलेक्ट्रॉन्स का किस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये जो होगा ये वोल्टेज जो कहलाएगी होगी एक्सेलरेटेड वोल्टेज। और यहाँ पर एक और स्मॉल अमाउंट में यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई की जा रही है ताकि यहाँ से कुछ सिलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को ही आगे पास होने दिया जाए। इस वजह से यहाँ पर जो वोल्टेज होगी ये रिटार्डेड वोल्टेज भी अप्लाई की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इस तरफ से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इजेक्ट होंगे और इसके अंदर जो गैस भरी गई है वो एक तरीके से वेपर भरा गया। मरकरी के वेपर यहाँ पर प्रेजेंट, वैक्यूम ट्यूब नहीं है ये। इसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर कम गिर करके मतलब 100 पास्कल के आसपास प्रेशर को क्रिएट करके उसके बाद में इसके अंदर मरकरी वेपर भरे गए हैं। तो देखिए इसके एक्सपेरिमेंट्स के लिए थ्योरी जो है वो थ्योरी समझते हैं। फ्रैंक एंड हर्ट्ज यूज्ड ए हीटेड वैक्यूम ट्यूब ऑफ टेम्परेचर 115 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर 115 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर के अंदर यहाँ पर मरकरी के एटम्स इसके अंदर भरे गए हैं विद अ ड्रॉप ऑफ मर्करी ऑफ 100 पास्कल वेपर प्रेशर। ठीक है, 100 पास्कल का प्रेशर लिया गया है। एज शोन इन द फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया, 3 इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड। इसके अंदर 3 इलेक्ट्रोड फिट किए गए हैं। अभी जो मैंने बताया क्या होगा, वन होगा इलेक्ट्रॉन एमिटेड कैथोड होगा, ए मेटल मैश ग्रिड एंड एन एनोड। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ थर्मो आयोनिक एमिशन, यहाँ पर थर्मो आयोनिक एमिशन होगा। देखिए यहाँ क्या होगा, जैसे इसके अंदर यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है, जैसे इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, इसको हीट किया जाता है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लग जाते हैं। तो यही बोल रहे हैं हम कि थर्मो आयोनिक एमिशन होगा।
द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय द हीटेड कैथोड एंड एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द मेटेलिक ग्रिड। यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो एमिट्स होंगे वो इस मेस ग्रिड जो लगा रखे मेटल ग्रिड इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन इसके बाद जो कलेक्टिंग प्लेट है उस जगह तक सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स जा पाएंगे, ठीक है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी NF होगी। ओके, द वोल्टेज ऑफ द मेटेलिक ग्रिड इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड टू ड्रॉ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो देखिए आगे इसके अंदर जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रखी है, वोल्टेज ऑफ द मेटेलिक ग्रिड इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड टू ड्रॉ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एमिट करने के लिए सिंपल सी बात है, इस तरफ जो होगा यहाँ पर तो होगी नेगेटिव, इस तरफ होगा यहाँ पर क्या है पॉजिटिव होगा, इसमें इस ग्रिड को अप्लाई कर रखी है उसके ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज, इस तरफ नेगेटिव, और यहाँ फिर भी जो हमारी कैथोड के बाद एनोड जो प्लेट लगा रखी है कलेक्टिंग प्लेट, इसके ऊपर फिर दूसरी तरफ से यहाँ पर नॉर्मल वोल्टेज प्रोवाइड कर रखी है जो रिटार्डिंग वोल्टेज कहलाए। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। अब है द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज स्लाइटली मोर नेगेटिव एट द एनोड। कलेक्टिंग प्लेट के ऊपर थोड़ा सा स्लाइटली मोर नेगेटिव क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा एट देन एट द ग्रिड। द इलेक्ट्रॉन्स हैव एडिक्वेट एनर्जी टू रीच द ग्रिड, सम विल पास द ग्रिड एंड रीच द कलेक्टिंग प्लेट्स। Those electrons which do not have sufficient energy to cross the grid will fall back on the grid। देखो यहाँ क्या है कि जो प्लेट है लास्ट में जो कलेक्टिंग प्लेट है उसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है थोड़ा सा जनरली तौर पर। ऐसा क्यों किया, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसके पास NF अमाउंट में एनर्जी होगी वो उसके पास कलेक्ट हो सकता है, अदरवाइज जो जनरली तौर पर जो इलेक्ट्रॉन्स वहां एग्जिस्ट कर रहे हैं इस ट्यूब के अंदर वो उस तरफ पास आउट ना हो सके, इसी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया गया है। ठीक है, द करंट एट द कलेक्टिंग प्लेट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन एमीटर। ठीक है, जो करंट पास उसके अंदर से जब इलेक्ट्रॉन्स पास आउट होंगे कलेक्टिंग प्लेट के पास तो वहां पर एमीटर जो अप्लाई कर रखा है, एमीटर के अंदर हम रीडिंग देख सकते हैं और ऑब्जर्वेशन जो कर सकते हैं कि किस टाइप की ऑब्जर्वेशन हमें करनी है। ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट वाज एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन मर्करी एंड एटम एंड ये इलेक्ट्रॉन्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में थोड़ा सा समझा दें। देखिए इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है, जब दो एटम्स मॉलिक्यूल जो भी है इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और एटम किसका, मर्करी का एटम जो एक दूसरे के साथ में जब कोलाइड करेंगे तो वहां पर इलास्टिक कोलिजन जब होगा तो इलास्टिक कोलिजन में देयर इज नो लॉस एनी एनर्जी, एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता। हाँ उनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है बट एनर्जी में लॉस नहीं होता जब इलास्टिक कोलिजन होता है। बट इन इलास्टिक कोलिजन, जब इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो उसके अंदर एनर्जी लॉस होगा, वहां पर एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी और उस टाइम पर जो यहाँ पर एमीटर में जो रीडिंग होगी वो रीडिंग बिल्कुल एकदम से डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज को इंक्रीज करने के बाद उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो आगे समझते हैं। तो इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं तो वहां पर इन इलास्टिक कोलिजन यदि होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी जो है वो एनर्जी लॉस हो जाएगा, एनर्जी जो है ट्रांसफर हो जाएगी और अपने उसको क्वांटाइज एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, अब देखते हैं इसको स्टडी करते हैं। देखिए when the potential is increased to 4.9 volt the electron possess much potential। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इंक्रीज कर रहे हैं 4.9 वोल्टेज, एक बार इसको स्टडी कर ले फिर समझेंगे हम। and now the collision becomes inelastic, this result in a boost in the energy level of the bounded electrons of the atom and now on losing energy the करंट यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हाई दे माइट नॉट कंप्लीटली डीएक्सेलरेट आफ्टर वन कोलिजन। ऑन द अदर हैंड इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्लोअर then they tends to bounce off mercury atoms without losing the kinetic energy or their speed। ठीक है, आप इसको ध्यान से अभी समझिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, देखो ध्यान से एक्चुअल में इस फिगर के अंदर आप फिगर आउट करेंगे क्या हो रहा है। देखिए एक बार फिगर आउट करते हैं और फिगर आउट से समझते हैं। देखो फिगर से समझेंगे, जैसे यहाँ पर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज इंक्रीज की जाएगी, वोल्टेज के इंक्रीज होते ही क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं ये इस तरफ एमिट होने स्टार्ट हो जाएंगे और जैसे ही एक्सेलरेट होंगे तो एक्सेलरेट होने के बाद जैसे आप ग्राफ समझिए, आप ग्राफ बनाया जाएगा इसके अंदर, आगे जो ग्राफ भी दे रखा है आपको
वो ग्राफ होगा इस तरीके से, जैसे जैसे मैं यहाँ पर क्या होगा, करंट होगा, इस तरफ वोल्टेज होगी, ठीक है। तो आई वी आई का ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जिस इस तरीके से वोल्टेज अप डाउन करेगी, इस तरीके का इसमें ग्राफ बनेगा, ठीक है। क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं एकदम यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूँ, तो इंक्रीज करने के बाद ये एक्सेलेट होंगे तो यहाँ पर कलेक्टिंग प्लेट के पास जाएंगे और यहाँ पर एमीटर में करंट शो होगा और करंट इंक्रीज हो रहा है। तो एज वी इंक्रीज द वोल्टेज, देन करंट इज ऑल्सो इंक्रीज, बट एट अ सर्टेन पॉइंट when the voltage is 4.9 volt, the current suddenly decrease and becomes zero। देखिए जब 4.9 वोल्ट के ऊपर जैसे ही हम इसको लेके जाएंगे, तब क्या होगा, देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो वोल्टेज को जैसे इंक्रीज की, जब फ्रैंक और हर्ट्ज जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जैसे उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट करते वक्त इसको इंक्रीज किया, जो वेरिएबल यहाँ पर वोल्टेज पावर सप्लाई लगा रखी है, जैसे इसको इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करते ही वो करंट भी उसके अंदर शो हो रहा है मीटर के अंदर। बट जब एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंचते हैं वो 4.9 वोल्ट पर, तब सडनली एकदम से करंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, बिकम जीरो हो जाता है। तो यहाँ क्या हो पाया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलास्टिक कोलिजन करेंगे, किसके साथ में, इसके अंदर एटम्स प्रेजेंट है, किसके एटम्स प्रेजेंट है, मरकरी के एटम प्रेजेंट है, ठीक है जी, वेपर के फॉर्म में। तो जैसे अब और किसी के साथ तो टकराएंगे नहीं, क्योंकि और कुछ तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उस एटम के साथ में यहाँ पर कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद इलास्टिक कोलिजन होगा। जब इलास्टिक कोलिजन होता है, जब एच के एटम्स के साथ, एच के एटम के साथ यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन होता है, तो वहां पर देयर इज नो लॉस, क्या, नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं आता, ठीक है, एनर्जी में कोई लॉस नहीं आता जब इलास्टिक कोलिजन होता है। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट आता है जब 4.9 वोल्टेज पर पहुंच जाते हैं, तब वहां पर इन इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, अब वही तो एक्सपेरिमेंट है, ये जो प्रूफ होगा ना। देखिए जब ग्राफ में दिखाया गया, इस एक ये जो पीक पॉइंट दिखा रखा है, ये होगा 4.9 वोल्ट, 4.9 वोल्ट के ऊपर ये पावर सप्लाई के अंदर 4.9 वोल्ट करते ही क्या होगा, एकदम से सडनली करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो उससे उससे क्या ऑब्जर्वेशन निकाली उन्होंने, उसने उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है और जो मरकरी का जो एटम होगा, ठीक है। अब आप समझो आगे, देखिए इस तरीके से हम यहाँ ग्राफ से समझते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ग्राफ में थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे। फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का जो ग्राफ होगा, देखिए द ग्राफ इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, दिस ग्राफ शोज द डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग फ्रॉम द एनोड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द ग्रिड एंड कैथोड। सिंपल सी बात है, तो ठीक है, क्योंकि किस चीज के बीच में ग्राफ बनाया गया उसी को आपको एक्सप्लेन करना होगा एग्जाम में। इट शोज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, अब ऑब्जर्वेशंस आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। विद द इंक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ग्रिड एंड कैथोड, द करंट विल आल्सो विल इंक्रीज स्टेडीली इन द ट्यूब। उस ट्यूब के अंदर जो करंट होगा ना, फिर वो भी इंक्रीज होगा, मीटर में से होगा में। एट ए 4.9 वोल्ट करंट ऑलमोस्ट ड्रॉप टू जीरो, 4.9 वोल्टेज के ऊपर, जैसे ये यहाँ पर पीक पॉइंट दिखा रखा है इसके अंदर, तो जैसे ये 4.9 वोल्ट पर पहुंचेंगे हम, तो यहाँ पर जो करंट होगा वो सडनली डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर सडनली डिक्रीज होगा, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही फिर से क्या होगा, फिर हम एक करंट को इंक्रीज करते चलेंगे, जैसे ही करंट को इंक्रीज करते चलेंगे तो वहां पर करंट फिर से इंक्रीज होगा, और जैसे ही एक पीक पॉइंट पर पहुंचेंगे, जो करंट अब दोबारा से देखो इसकी अगर मल्टीप्लाई करें तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर तो ये क्या है, 4.9 वोल्टेज है, ठीक है। अब यहाँ से 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8 और 9, 9.8 वोल्ट, सिंपल सी बात, 9.8 वोल्ट के ऊपर फिर से जो करंट होगा वो डिक्रीज होकर के बिकम जीरो हो जाएगा। उसके बाद हम जैसे जैसे फिर से इंक्रीज करेंगे इसको, तो फिर एक पॉइंट आएगा पिक पॉइंट, और उस पर जाकर के दोबारा से ये जैसे 14.7 की बात करें, ठीक है। तो इस तरीके से ये पीक पॉइंट का कुछ आ रहे हैं इसके अंदर, और यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल है, जैसे 4.9 है, 4.9 की मैंने मल्टीप्लाई की 2 के साथ में तो मुझे 9.8 मिला। उसके बाद 4.9 की मल्टीप्लाई की मैंने 3 के साथ तो मुझे 14.7 मिला। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 4.9 का इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू लिख रहे हैं, तो इसका मतलब इंटीग्रल मल्टीपल जो नंबर आ रहे हैं उन वोल्टेज के ऊपर यहाँ पर करंट ड्रॉप डाउन होता जा रहा है, ठीक है। अब ये हो क्यों रहा है, इसका कुछ पोर्शन मैं बता चुका हूं और कुछ पोर्शन बताते हैं। जैसे हम करंट इंक्रीज सॉरी वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, वहां पर वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते ही, वोल्टेज को इंक्रीज करते ही इलास्टिक कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के बीच में,
तो उसके बीच में क्या है, कोलिजन होने के बाद एनर्जी में तो लॉस हुआ ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स पास आउट हो गए और वहां से क्या होगा, करंट वो सेम मिलेगा, इंक्रीज होता जाएगा जिससे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट है, अब इस सर्टेन पॉइंट पर एनर्जी इनइलास्टिक कोलिजन क्यों हुआ? इनइलास्टिक कोलिजन इसीलिए हुआ है क्योंकि जो Hg के एटम्स होते हैं उसके पास में एक एनर्जी थी, सिंपल सी बात है, उस देखो वो अपनी ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे थे। सिंपल सी बात अगर हम यहाँ से हम समझें तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो Hg का एटम है, Hg का एटम है, ठीक है, Hg एटम है, तो Hg एटम के अंदर जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन्स पास आउट करवा रहे हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स आया और इलेक्ट्रॉन्स आते ही इसके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्या हुआ, इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। इन इलास्टिक कोलिजन से यहाँ एक्चुअल में देखो ये E1 एक्साइटेड, यहाँ ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट E2 में इलेक्ट्रॉन्स वो है चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही कब जाएगा, वो एक एनर्जी होगी, कितनी होगी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, यहाँ पर होगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, जो एनर्जी होती है, उसको हम लिख सकते हैं 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से लिखेंगे। 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर जो ये जो किसी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है, वहां पर ये एक्सेलरेट करवा देगा इसके दूसरे एटम को और वो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, Hg के इलेक्ट्रॉन्स को, और वो ग्राउंड स्टेट से, सॉरी हाँ, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाएगा। लेकिन एक्साइटेड स्टेट के अंदर एटम ज्यादा देर तक नहीं टिकता, उसके टिक वहां पर एक्साइटेड स्टेट के अंदर रहने का जो टाइम होगा वो होगा सिर्फ 10⁻⁻8 ऑफ ए सेकेंड, ठीक है, ये उसका टाइम होगा, ठीक है, ये उसका टाइम होगा। तो इस तरीके से इतने टाइम के लिए वो एग्जिस्ट करेगा, वापिस से फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट समझने की बात ये है कि जैसे ही हमने 4.9 वोल्टेज प्रोवाइड की, इन इलास्टिक कोलिजन हुआ, इन इलास्टिक कोलिजन होते ही वहां से एनर्जी लॉस हो गई। सिंपल एनर्जी लॉस ऐसे नहीं हुई, एनर्जी ट्रांसफर हो गई। एनर्जी ट्रांसफर होने के बाद में आगे तो वोल्टेज तो हमें जीरो मिली। अब हुआ क्या, वहां से एक रेडिएशन मिला फोटॉन्स की फॉर्म में, ठीक है, एक स्पेक्ट्रम लाइन मिली है। तो अब उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो एक्चुअल में हुआ क्या है, हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया, Hertz observed that the emission of spectrum of Hg vapors in the tube below 4.9, no spectrum line appears, but at 4.9 volt a spectral line जिसकी जो वैल्यू है यहाँ पर 2563 एंगस्ट्रॉम में जो वैल्यू मिली है उस लाइन स्पेक्ट्रम की, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू है, वेवलेंथ की हमें एक यहाँ पर स्पेक्ट्रम लाइन प्राप्त हुई है। सिंपल सी बात ये है, हार्ड ने ऑब्जर्व किया कि जब 4.9 वोल्ट से बिलो अगर मैं उसके अंदर वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा था, जब इलास्टिक कोलिजन हुआ, इलास्टिक कोलिजन के बीच में क्या हो रहा है कि वोल्टेज इंक्रीज होती जा रही है, बट एक सर्टेन वोल्टेज जिसका नाम है 4.9 वोल्टेज, उस वोल्टेज पर जाते ही एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है एटम का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Hg एटम के इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, बट वहां पर वो एग्जिस्ट ज्यादा देर तक नहीं करते। तो क्या करेंगे, वो वापस से 10⁻⁻8 ऑफ ए सेकंड के अंदर वापस आ जाएंगे। और फिर से हम ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो जैसे इंक्रीज करते जाएंगे तो फिर से 9.8 और फिर उसके बाद 14.7, इस तरीके से अलग अलग वोल्टेज के ऊपर जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा उसकी वोल्टेज जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर, वो ग्राउंड स्टेट को छोड़ के एक्साइटेड स्टेट के अंदर जा रहा है इलेक्ट्रॉन से। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम बोलते हैं कि एनर्जी का तो लॉस नहीं होता कहीं पर भी, अब एनर्जी ट्रांसफर हुई तो एनर्जी गई कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, जैसे वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर Hg का एटम था, इसके अंदर क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में गया, इस, ठीक है, E1 से E2 लिख देते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया तो वापस भी आएगा। अब जैसे वो वापस आता है तो अपने अंदर से क्या होगा, वो एक रेडिएशन एमिट्स करेगा। क्या करेगा, एक रेडिएशन को एमिट्स करेगा, इसके अंदर से एक रेडिएशन एमिट्स होगा। वो जो रेडिएशन एमिट्स होगा ना, उसकी वेवलेंथ हमें यहाँ पर दे रखी है, जो कि है कितनी है, 2536, ठीक है, एमएस्ट्रम में दे रखी है आपको। तो ये वैल्यू आपको मिली, किसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, वैल्यू 2536, ठीक है, 2536। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 25 इंटू 25 3, ठीक है, 253.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। भी समझेंगे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हमने किस तरीके से लिया है एनर्जी की फॉर्म में। अब एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बस आपका फिर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, अब एक्चुअल में यहां हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिली। अब स्पेक्ट्रम लाइन मिली जो है, वो जो एमिशन जो मिला है, जो इलेक्ट्रॉन्स के वापिस ग्राउंड स्टेट के अंदर आने के लिए जो हमें यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त हुई हमें, उसके अंदर से एमिट्स हुआ है एक
रेडिएशन, अब जो रेडिएशन एमिट हुआ है उसकी एनर्जी इक्वल होगी जितनी वोल्टेज अप्लाई की गई थी। ठीक है, तो यही हमारा लास्ट में इसी ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर ही फ्रैंक और हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट ऐसे प्रूव किया था। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से होगा, हमें कुछ वैल्यूज दे रखी है, कुछ वैल्यू को समझते हैं। देखो, जो रेडिएशन होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या होगी, वो एनर्जी होगी एच म्यू। आपको ये पता है, जो रेडिएशन होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, एच म्यू। इसको आगे लिख सकते हैं एच, यहाँ पर लिख सकते हैं सी अपॉन में लैम्डा। अब आगे सोल्व करते हैं, एच की वैल्यू कितनी होती है 6.636 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34, ठीक है, इंटू सी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन में ये वैल्यू दे रखी है हमारे को, लिख सकते हैं 25 3.6 इंटू 10⁻⁻9। जैसे आप उसको सोल्व करोगे तो आपको देखो सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करने के बाद आपको अप्रोक्सीमेटिक वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू जो होगी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हमने डायरेक्टली इसको फाइंड आउट कर लिया है, जूल में नहीं करेंगे। तो क्या होगा, वो वैल्यू होगी आपके पास 4.829 समथिंग। तो लगभग लगभग कितने के वैल्यू के बराबर है ये 4.9 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें मिलेगी। तो ये वैल्यू ही मिल रही है। इस तरीके से ये जो है ऑब्जर्वेशन किया गया है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर जो इसके अंदर से जो रेडिएशन एमिट हुआ था उस रेडिएशन की जो एनर्जी होगी 4.829 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, विच इज इक्वल टू द वोल्टेज विच इज अप्लाइड ड्यूरिंग दिस सेटअप, ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के जब करते वक्त जब हमने वोल्टेज अप्लाई की थी और जो करंट जीरो हो गया था, उस पीक पॉइंट के ऊपर जो 4.9 वोल्टेज था, तो उसी जगह पर तो इन इलास्टिक कोलिजन हुआ था। तो इस तरीके से ये जो, ठीक है, आप लास्ट में ये सारा कंप्लीट करते हुए आपको यहीं तक एग्जाम के अंदर करना है, तो आप लिख सकते हैं कि ठीक है, इन दिस वे दिस एक्सपेरिमेंट हर्ट्ज एंड फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट शोज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जिस्ट इन देयर डिस्क्रीट ऑर्बिट्स विद क्वांटाइज्ड एनर्जी। ठीक है, तो क्वांटाइज्ड एनर्जी प्रेजेंट होती है, आप लिख सकते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी इन प्रेजेंट इन मर्करी एटम। ठीक है, एंड दिस इज आल्सो प्रूव्ड है बोहर मॉडल ऑफ एटम। okay, are you understand this topic? If you understand clearly then, ठीक है, कमेंट कीजिए मेरे पास और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सर्कल के अंदर। आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है इस टाइप की कि आप इसको अपने कमेंट, ठीक है, कमेंट कीजिए तो मेरे पास, ऊपर से इसको शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।